हेलो प्लस टू क्लास। तो आज हमारा इस यूनिट का जो है ये आखिरी टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार जो मॉलिक्यूल माने गए हैं वो एक स्फेरिकल शेप में हार्ड स्फीयर को माना गया है, ये अजम्पशन उन्होंने किया है। और जब हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं तो जैसे कि आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो चीनी के पार्टिकल पानी से जाकर टकराएंगे। तो इस थ्योरी ने भी कहा है कि जब हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और इनके बीच में जो टकराव होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उस कोलिजन के अंदर केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास में। तो यहां पर क्या माना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोलिजन कंसीडर द एटम या मॉलिक्यूल आर द हार्ड स्फीयर इन द रिएक्शन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड द कोलिजन बिटवीन देम कंसीडर्ड एन इलास्टिक कोलिजन। अब यहां पर जैसे कि कोलिजन होंगे तो पर सेकंड कितने कोलिजन होंगे, यानी हर सेकंड यहां पर कोलिजनों की संख्या होगी। जितने ज्यादा हर सेकंड कोलिजनों की संख्या होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहां पर आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक यूनिट वॉल्यूम में हर सेकंड होने वाले टकराव की संख्याओं को हम कह रहे हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। After the each collision one molecule transfer the energy। जैसे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा, जैसे कि आप दो पत्थरों को आपस में टकराएं तो आप अंधेरे कमरे में दो पत्थरों को तेजी से टकराएंगे तो वहां से चिंगारियां निकलेगी, मतलब वहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो मतलब जो कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, टूट फूट वहां पर मुश्किल है। तो आफ्टर द ईच कोलिजन वन मॉलिक्यूल ट्रांसफर द एनर्जी टू द अनदर मॉलिक्यूल्स। अभी हमने एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल की एनर्जी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ते हुए थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बराबर चली जाती है तो वहां पर वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपने आप को तोड़ता हुआ प्रोडक्ट बनाता है। तो मतलब दोज मॉलिक्यूल हुज एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। टकराव की वजह से जो मॉलिक्यूल एनर्जी को लेंगे उनकी और उनमें से जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बराबर चली जाएगी आर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लायक हो जाएंगे। तो लेट एक्स बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देन रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो ये होगा प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू एफ, जहां पर जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द इफेक्टिव कोलिजन। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल आपस में टकराएं तो 100 के 100 तो प्रोडक्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी देगा। तो मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल तो ऐसे खत्म हो गए जिसने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। अब 50 के पास एनर्जी गई है, 50 ने एनर्जी दे दी है, तो 50 तो कैंसिल हो गए जिन्होंने एनर्जी दे दी है। अब बचे कौन, 50 जिन्होंने एनर्जी ली है। अब जिन्होंने एनर्जी ली है जरूरी थोड़ी है कि सभी की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर जाए, तो उसका भी कुछ पार्ट होगा। मान लीजिए वो उनमें से 10% है जिन्होंने एनर्जी ली है और 10% ऐसे है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर चली गई है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल हो गए जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर गई है। तो टोटल 100 का 5 कितना हुआ, 1/20। तो टोटल फ्रैक्शन हुआ 1/20। तो एफ क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द इफेक्टिव कोलिजन, यानी वो फ्रैक्शन जिसने इफेक्टिव कोलिजन किया है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से देखें तो जो फ्रैक्शन होता है वो है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बराबर होंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ द ई ए अपॉन आर डी। ई ए यहां एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहां गैस कांस्टेंट है फॉर 1 मोल के लिए। तो यहां पर हम बात करें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के इंटू में कंसंट्रेशन की पावर एन। एन यहां पर ऑर्डर है,
कंसंट्रेशन की पावर है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास आई और इक्वेशन नंबर सेकंड आई। आगे हम देखते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड हो रहा है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर भी। तो जैसे कि हमने देखा था 100 मॉलिक्यूल लिए थे, 100 मॉलिक्यूल में टकराव कितने हुए, 100 हुए। इट इज ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टकराव का 1/20वां जो हिस्सा है वो इफेक्टिव कोलिजन रखता है। तो इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड हुआ ये चीजें। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर कंपेयर करें तो यहां देखेंगे ZAB है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की भीड़ होंगी, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलों की भीड़ होगी पर सेकंड उनके अंदर टकराव जो होंगे वो ज्यादा होंगे। इसका मतलब ZAB किस पे डिपेंड हुआ, कंसंट्रेशन पे डिपेंड हुआ। और अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, और रेट कांस्टेंट भी डिपेंड है टेम्परेचर पे, और हमें पता है रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड होता है। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का जो फंक्शन हुआ वो के से रिलेटेड रहेगा। तो मतलब यहां से क्या है, K इज प्रोपोर्शनल टू द e⁻⁻ अपॉन RT। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया है A, तो K बराबर आया A इंटू में e⁻⁻ अपॉन RT, इक्वेशन नंबर 5, where A is the proportionality constant. Equation 5 is like the Arrhenius equation. यहां से देखें तो ये Arrhenius equation की तरह है, और according to the rate constant, according to this the rate of reaction depend upon the number of effective collision. यहां से देखें तो rate of reaction किस पे डिपेंड हुआ, number of effective collision पे डिपेंड हुआ। depend upon the following two factor, जो दो फैक्टरों पर डिपेंड करता है। क्या क्या, एनर्जी फैक्टर। देखिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी देखा है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव द एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी फैक्टर क्या कहता है कि जो टकराव कर रहे हैं मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंचनी चाहिए, जभी तो वो प्रोडक्ट में जाएंगे। और दूसरा जाता है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या कहता है, इट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल गेटिंग द इफेक्टिव कोलिजन। ये उनकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो इफेक्टिव कोलिजन रखते हैं। इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द स्टीयरिक और द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो ये हमारे पास कोलिजन थ्योरी थी। तो लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या रह गई है इस थ्योरी की, जो ज्यादा आगे सक्सेस नहीं हो उसकी। तो इस थ्योरी की जो कमियां है वो क्या है, नंबर 1, इट डज नॉट गिव द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे थे ये उसे अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दूसरा क्या है, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द शेप ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हमने अलग अलग मॉलिक्यूल देखे हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है, तो शेप का प्रभाव तो कोलिजन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम एक गोल पत्थर से किसी दीवार पर टकराव करें या एक नुकीले पत्थर से, तो दीवार के ऊपर ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, नुकीले पत्थर से पड़ेगा। इसलिए जब कोलिजन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि शेप का तो प्रभाव पड़ेगा, मगर इसने ऐसा कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि शेप का प्रभाव क्या पड़ेगा। इसलिए यहां पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अच्छी तरह हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो ये हमारे पास आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। आगे हम NCERT क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे इस यूनिट के। एंड थैंक्स।